डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम लोग क्लास 9th सीबीएसई बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेल के 3 महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल का स्टडी करेंगे। और वो 3 सेल ऑर्गेनेल हैं राइबोसोम, इसके अलावा गोल्जी एपरेटस जिसको कि हम लोग गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, और तीसरा है लाइसोसोम। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं राइबोसोम्स के बारे में बहुत ही सारे रोचक जानकारियां। तो जैसा कि यहाँ पे आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है, बताया गया है, दे वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रोमानियन सेल बायोलॉजिस्ट जॉर्ज पैलेट। द टर्म राइबोसोम वाज प्रपोज्ड बाय रिचर्ड बी रॉबर्ट्स इन 1958. It is a small, dense, functional structure found in all cells. It is about 20 nanometer in diameter. It is composed of 65% RNA and 35% ribosomal proteins. The ribosomes consists of 2 subunits that fit and work during प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पे आप सभी को बताया जा रहा है कि ये जो राइबोसोम है, ये पहली बार यानी कि सबसे पहली बार जो है एक रोमानियन सेल बायोलॉजिस्ट जॉर्ज पैलेट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था, देखा गया था। साथ ही यहाँ पे बताया जा रहा है राइबोसोम जो टर्म है, शब्द है, ये 1958 में यानी 1958 में जो है रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा प्रपोज किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। आगे बताया जा रहा है कि ये जो राइबोसोम है वो एक छोटा सा लेकिन डेंस और डेंस के अलावा जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर है, जो कि सभी प्रकार के सेलों में पाया जाता है, चाहे वो यूकैरियोटिक हो या फिर प्रोकैरियोटिक हो। आगे बताया जा रहा है कि इसका साइज जो है वो 20 नैनोमीटर होता है, यानी कि जो है इसका जो डायमीटर है वो 20 नैनोमीटर तक होता है। आगे बताया जा रहा है कि ये किन से मिल के बना होता है, तो ये जो है आपका 65% आरएनए से और 35% जो है राइबोसोमल जो प्रोटीन होता है उससे मिल करके ये बना होता है। फिर आगे बताया जा रहा है कि ये जो राइबोसोम है ये 2 सब यूनिट से मिल के बना होता है, जो कि फिट यानी कि व्यवस्थित करते हैं और साथ ही साथ जो है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान में जो है काम करते हैं। फिर आगे बताया जा रहा है राइबोसोम्स के बारे में कि राइबोसोम्स आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। देयर आर 2 पीसेज और सब यूनिट्स इन every ribosomes. It has been identified that the 60S and 40S यानी कि 60S लार्ज होता है और 40S जो कि स्मॉल होता है, सब यूनिट्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। यानी कि यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि राइबोसोम जो है वो दोनों ही प्रकार के सेलों में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उन दोनों ही प्रकार के सेलों में जो है वो पाया जाता है, मौजूद होता है। और आगे बताया जा रहा है कि प्रत्येक जो राइबोसोम्स होता है उसमें जो है आपके 2 टुकड़े या फिर कह सकते हैं कि सब यूनिट होते हैं। अब इन दोनों के बारे में भी बताया जा रहा है कि इट हैज बीन आइडेंटिफाइड, यानी कि ये पहचान किया गया है कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें जो है आपका 60S और 40S 2 सब यूनिट होते हैं। यानी कि 60S जो होता है वो बड़ा सब यूनिट होता है और 40S जो है वो आपका छोटा सब यूनिट होता है, जो कि मौजूद होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर में। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे दिखाया गया आप लोगों को, ये जो है आपका एक राइबोसोम्स का 2 ठो सब यूनिट दिखाया गया है। और ये जो 2 ठो सब यूनिट दिखाया गया है इसमें देख सकते हो कि एक जो है आपका, और यहाँ पे जो राइबोसोम्स का दिखाया हुआ है, यहाँ पे जो है 50S और 30S का दिखाया है, जो कि यहाँ ये जो आपका होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, ठीक है। और अभी जो मैंने बताया था वो आपका बताया था 40S यहाँ पे बताया था और 60S। तो ये 40S हो गया और 60S हो गया। तो 40S और 60S जो होता है ये आपका पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। ये हो गया आपका जो है यूकैरियोटिक सेल में।
और यहाँ पर जो दिखाया गया है 2 ठो सब यूनिट, यानी कि एक 50s दिखाया गया है और दूसरा जो है आपका 30s दिखाया गया है। तो ये दो ठो जो सब यूनिट है ये लार्ज सब यूनिट हो गया और ये जो आपका स्मॉल सब यूनिट हो गया। तो ये आपका जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में पाए जाने वाले राइबोसोम्स का 2 ठो सब यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि राइबोसोम्स भी 2 प्रकार का हो गया। एक होता है आपका ATS, तो एक जो आपका ATS सब यूनिट होता है ये पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर में, और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें पाया जाता है 70S राइबोसोम। तो 70S जो राइबोसोम होता है ये आपका राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और ये जो राइबोसोम्स है ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक होता है 50S और दूसरा होता है आपका जो है 30S। जबकि बात करेंगे जो ATS यू राइबोसोम्स होता है, ये राइबोसोम्स जो है आपका यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और ये जो ATS राइबोसोम्स है ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक होता है 60S सब यूनिट और दूसरा जो है आपका होता है 40S सब यूनिट। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो जैसा कि आगे भी आप यहाँ पे देख सकते हो, आगे जो चीज मैं अभी बता रहा था वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि यूकैरियोटिक सेल में अभी हमने बात किया था कि 40S और 60S पाया जाता है। वही बात करेंगे तो हम लोग 50S जो कि बड़ा होता है और 30S जो कि छोटा होता है ये सब यूनिट पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर में। ठीक है, आगे बताया जा रहा है जनरली द फ्री राइबोसोम्स आर सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म, द प्रोटीन्स मेड बाय फ्री राइबोसोम्स आर यूज्ड विद इन द सेल। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं जो कि किसी के अंदर में नहीं रहते हैं, वो जो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर में जो आपका सस्पेंडेड होते हैं, यानी कि जो है निलंबित होते हैं, लटके हुए अवस्था में रहते हैं, और इनके द्वारा जो प्रोटीन बनता है वो सेल के ही अंदर में जो आपका यूज किया जाता है। तो अब चलिए हमने जान लिया है कि सेल का यानी कि सॉरी जो राइबोसोम्स है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, किन सब यूनिट से मिलकर बना होता है, उसका क्या काम होता है। काम मैंने शॉर्ट में बात किया था कि ये जो है आपके प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, और हमने स्ट्रक्चर को देखा था और ये भी जाना था कि राइबोसोम्स होते क्या हैं। तो अब चलिए हम लोग जो है राइबोसोम्स के फंक्शन का चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे बताया भी गया है, द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इज दैट इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि इसका जो मेन काम है वो है प्रोटीन सिंथेसिस करना। सिंपल सा आप यही याद रखेंगे कि राइबोसोम्स का जो मेन काम है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। अब बात करेंगे हम लोग गोल्जी एपरेटस के बारे में कि गोल्जी एपरेटस जो है वो क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो गोल्जी एपरेटस के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्जी बॉडीज और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी एपरेटस का जो दूसरा नाम है वो गोल्जी बॉडी है, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के भी नाम से ये जाना जाता है, या फिर डिक्टियोसोम के भी नाम से ये जाना जाता है। डिक्टियोसोम जो है गोल्जी एपरेटस को प्लांट के अंदर में बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने आप सभी को कहा है कि गोल्जी एपरेटस जो है इसको हम लोग गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी को जो है प्लांट्स के अंदर में हम लोग डिक्टियोसोम के भी नाम से इसको जानते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि सिर्फ हम लोग गोल्जी एपरेटस को जो है डिक्टियोसोम प्लांट के अंदर में ही बोलेंगे। आगे बताया जा रहा है कि इट वाज आइडेंटिफाइड बाय इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्जी इन 1898 and was named after him. It forms a part of cellular endomembrane system. It is a complex protoplasmic structure with flat communicating cisternae, a network of tubules with vesicles and vacuoles. It occurs in all cells except in PPLO बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो गोल्जी एपरेटस है या गोल्जी बॉडी है या फिर कह सकते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये जो है 1898 में यानी कि 1898 में जो है एक इटालियन
फिजिशियन के द्वारा आइडेंटिफाई गया था, पहचाना गया था, ऑब्जर्व किया गया था, और उनका नाम है कैमिलो गोल्जी। और फिर जो है उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है, यानी कि देख सकते हो उनके नाम में है कैमिलो गोल्जी, नाम में देख सकते हो कि गोल्जी है, और इसी गोल्जी जो नाम है ये, इसी के नाम पर इस सेल ऑर्गेनेल का नाम रखा गया है गोल्जी एपरेटस। ठीक है, तो अब आगे ध्यान दो कि ये जो है आपका जो सेल के अंदर में सेलुलर इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बना होता है, तो उसको जो है यही बनाता है, यानी कि कह सकते हैं कि ये जो है आपका सेलुलर इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का जो है एक भाग तैयार करता है, बनाता है। अब देखो आगे जो है इसके बारे में और भी डिटेल में बताया जा रहा है, इसको जो है और आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये एक्चुअली होता क्या है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इसका एक तरह से डेफिनेशन बताया जा रहा है कि गोल्जी एपरेटस जो है वो एक चपटा इंटर कम्युनिकेटिंग सिस्टर्नी, यानी कि जो है वैक्यूल्स और विसिकल्स वाले जो है ट्यूब्यूल का एक नेटवर्क वाला एक कॉम्प्लेक्स प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है। एक बार फिर से मैं इसको डिफाइन करता हूं। मैंने आप सभी को बताया कि गोल्जी एपरेटस जो है वो एक चपटे इंटर कम्युनिकेटिंग, मतलब आपस में जो है कम्युनिकेट करना, यानी कि जो है सूचनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने वाला सिस्टर्नी वाला। सिस्टर्नी वाले कहने का मतलब हो गया कि विसिकल्स और वैक्यूल्स वाले जो है ट्यूब्यूल का एक नेटवर्क वाला एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर में गोल्जी एपरेटस। आगे बताया जा रहा है कि इट ऑकर्स इन ऑल सेल्स, यानी कि ये सभी सेलों में पाया जाता है सिर्फ पीपीएलओ को छोड़ करके, यानी कि जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो होता है, जिसको कि हम लोग पूरा नाम बोलेंगे पीपीएलओ का मतलब प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिल्स। तो ऐसे जो सॉरी ऑर्गेनिल्स नहीं, ऑर्गेनिज्म गलती से जो है निकल गया, पीपीएलओ का फुल फॉर्म हो जाता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके बैक्टीरियम को छोड़ करके इसके अलावा साइनो जो बैक्टीरिया होता है, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि वो जो है आपका एक प्रोकैरियोट होता है, तो उन सभी को छोड़ करके बाकी सभी में जो है आपका ये पाया जाता है। और ध्यान रखो कि साइनोबैक्टीरिया को जो हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पीपीएलओ हो गया, तो इन सभी को छोड़ दें तो बाकी जितने भी सेल होते हैं उन सभी के अंदर में जो है ये गोल्जी एपरेटस पाया जाता है। इन सब के अलावा अगर बात करेंगे तो यूकैरियोटिक्स में अगर बात करते हैं, तो अभी तो हमने बात किया था पहले कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में जो है पीपीएलओ हो गया, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ पीपीएलओ हो गया, बैक्टीरिया हो जाएंगे, और बैक्टीरिया के अलावा जो है जो साइनो बैक्टीरिया होते हैं, तो इन सभी के अलावा जितने भी सेल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, उन सभी के अंदर में जो है ये पाए जाते हैं, लेकिन यानी कि इन सभी में नहीं पाए जाते हैं, और बाकी जो सेल होते हैं उन सभी में पाए जाते हैं। हम प्रोकैरियोटिक में जो है इन सभी को छोड़ना है आपको, साइनोबैक्टीरिया को, बैक्टीरिया हो गया, पीपीएल हो गया, इन सब को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी सेल पाए जाते हैं उन सभी में जो है आपका ये गोल्जी एपरेटस पाया जाता है। वही अगर हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर में, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर में जो मैमेलियन आरबीसी होता है, इसको टेरिडोफाइट्स और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके जो एस्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, उन सभी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सेलों के अंदर में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि कुल मिलाकर के हम यही कहेंगे कि यूकैरियोटिक सेल में आरबीसी और इसके अलावा जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट जो कि एल्गी होते हैं, मतलब प्लांट होते हैं, तो उनके जो एस्पर्मेटोसाइट होते हैं जो कि सेल हैं, तो आरबीसी और एस्पर्मेटोसाइट जो कि कौन से एस्पर्मेटोसाइट, ये ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के जो एस्पर्मेटोसाइट हैं इनके अंदर में नहीं पाए जाते हैं, पीपीएलओ के अंदर नहीं पाए जाते हैं, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया के अंदर में ये नहीं पाए जाते हैं, और बाकी जितने भी सेल पाए जाते हैं उन सभी के अंदर में गोल्जी एपरेटस पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो है उसका डायग्राम दिखाया गया है, आप सभी देख सकते हो कि इसमें जो है आपको सिस्टर्नी दिखाया गया है, और सिस्टर्नी में जो यहाँ पे आपको जो गोलाकार स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो गोलाकार स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, या फिर यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हो गोलाकार स्ट्रक्चर, तो ये जो है आपके वैक्यूल्स, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये गोलाकार, ये विसिकल्स हो गया, वैक्यूल्स हो गया, ठीक है, जो कि जो है गोल्जी एपरेटस से बाहर निकल चुका है। अब देखो
यहाँ पर जो आपके गोलाकार स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इधर की तरफ में भी आपके बहुत सारे जो गोलाकार स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये जो है आपके इसके वेसिकल्स हैं, ठीक है, जो कि इसके सिस्टर्नी वाले पार्ट्स में है, अटैच्ड है। यानी कि यहाँ पर जो आपका मेम्ब्रेन का यहाँ पर सिस्टर्नी वाला पार्ट है, जो कि आपको जो है एक तरह से दोनों तरफ से जो है आपका चम्मच के जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है चपटी चपटी जो मेम्ब्रेन बाउंड विसिकल्स वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम लोग सिस्टर्नी बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे सिस्टर्नी जो है आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं, और इसके दोनों किनारों में जो है आपके चौड़े चौड़े भाग होते हैं, जो कि वैक्यूल्स होते हैं, विसिकल्स होते हैं, और यही जो है आपके कुछ पदार्थों को ये यहाँ पे पैक किया जाता है, और पैक करने के बाद से जो इनको सिक्रीट कर दिया जाता है, और इस प्रकार से यहाँ पर लाइसोसोम भी बनता है, और भी बहुत सारे जो आपके विसिकल्स के अंदर में पदार्थ पैक होकर के फिर जो है आपके गोल्जी एपरेटस से बाहर निकलते हैं। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं गोल्जी एपरेटस के बारे में, कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, इन एनिमल सेल इट इज ईदर सिंगल और कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कनेक्टेड कॉम्प्लेक्स, whereas in plant cells it consists of number of unconnected units called dictyosomes। तो यहाँ पे आप सभी को ये बताया जा रहा है कि अगर बात करते हैं हम लोग एनिमल सेल के अंदर में, तो एनिमल सेल में जो आपका ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, वो जो है आपका या तो सिंगल होता है, या फिर ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स होता है बहुत सारे दूसरे जो आपके जो सिस्टर्नी से जुड़े हुए जो वैक्यूल्स होते हैं उनसे कनेक्टेड काफी ये कॉम्प्लेक्स होता है। यानी कि एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने आप सभी को बताया है कि एनिमल सेल के अंदर में जो है या तो गोल्जी एपरेटस सिंगल होता है, या फिर जो है ये आपका जो है सिंगल कनेक्टेड ये कॉम्प्लेक्स होता है। और दूसरा बात करते हैं अगर प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में जो है ये अनकनेक्टेड बिना जुड़े हुए यूनिट का जो है आपका अलग अलग डिक्टियोसोम के रूप में पाए जाते हैं। तो ध्यान यही रखना, सिंपल आप यही समझो कि एनिमल सेल के अंदर में जो है आपका जो गोल्जी एपरेटस होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि बात करेंगे अगर हम लोग प्लांट सेल के अंदर में, तो इसमें जो है आपका वो अनकनेक्टेड होता है, और यहाँ पर प्लांट के अंदर में जो है गोल्जी एपरेटस का यूनिट पाया जाता है, जिसको कि हम लोग डिक्टियोसोम कहते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर में गोल्जी एपरेटस को लेकर के। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है द गोल्जी एपरेटस हैज 60 to 65% ऑफ प्रोटीन एंड 35 to 40% ऑफ लिपिड्स। मॉर्फोलॉजिकली इट इज सिमिलर इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। However, its space and form may vary depend on cell type. It can be compact or can be spread out. तो यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि गोल्जी एपरेटस जो है उसके अंदर में 60 से लेकर के 65%, 60 से 65% प्रोटीन होता है, जबकि 35 से 40% लिपिड होता है। और मॉर्फोलॉजिकली बताया जा रहा है कि ये जो गोल्जी एपरेटस है वो आपका प्लांट के अंदर में और एनिमल सेल के अंदर में जो आपका सिमिलर होता है, यानी कि समान होता है। हालांकि इसका जो शेप है और जो इसका रूप है ये आपका जो है सेलों के प्रकार पर डिपेंड करेगा, यानी कि सेलों के प्रकार पर डिपेंड करते हुए ये वेरी हो सकता है। यानी कि जिस प्रकार का सेल होगा उस पर डिपेंड करेगा कि इसका शेप और जो आपका इसका जो रूप है, फॉर्म है, ये आपका कैसा होगा। और ये जो है आपका कॉम्पैक्ट भी हो सकता है, और ये जो है आपका स्प्रेड आउट भी हो सकता है, यानी कि ये सघन भी हो सकता है, और ये जो आपका फैला हुआ भी हो सकता है। अब कुछ नोट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, ये सभी जो नोट्स के माध्यम से आपको जो चीजें बताई जाएंगी ये आपको कंठस्थ कर लेना है, हमेशा ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, कैमिलो गोल्जी वाज बोर्न एट कॉर्टिनो नियर ब्रेसिया इन 1843। यानी कि कैमिलो गोल्जी जो है वो आपके जो है कॉर्टिना में ब्रेसिया के नजदीक में 1843 में जन्म लिए। आगे बताया जा रहा है कि ही स्टडीज मेडिसिन
एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया, यानी कि पेविया के यूनिवर्सिटी में जो है उन्होंने, पेविया यूनिवर्सिटी में जो है उन्होंने मेडिसिन को स्टडी किया। आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 1865 ही कंटिन्यूड टू वर्क इन पेविया एट द हॉस्पिटल ऑफ सेंट मैथ्यू। यानी कि आगे बताया जा रहा है कि 1865 में ग्रेजुएशन करने के बाद वो पेविया के ही जो है हॉस्पिटल जो कि आपका जो है सेंट मैथ्यू हॉस्पिटल था, उसके अंदर में उन्होंने काम करना जारी रखा। आगे बताया जा रहा है एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशंस वर कंसर्न विद द नर्वस सिस्टम। इन 1872 he accepted the post of chief medical officer at the hospital for the chronically chronically sick at Abbiati Grasso. He first started his investigations into the nervous system in a little kitchen of his hospital, which he had converted into a library. सो आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस समय एट दैट टाइम मतलब उस समय जो है अधिकांश जो इन्वेस्टिगेशन थे इनके वो नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए थे। और 1872 में जो है उनको एबियाटीए ग्रेसो के अंदर में जो है आपका, जो कि एक जगह का नाम हो गया, वहां पर क्रॉनिकली सिक यानी कि जो है आपके जो तेज बीमारियां थी जिनको कि हम लोग क्रॉनिकली सिक बोलते हैं, तो क्रॉनिकली सिक के लिए जो हॉस्पिटल था उसमें इनको चीफ मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पर जो आपका एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। और फिर he first started his investigation into the nervous system in a little kitchen of the hospital। यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इसके बाद जब वो चीफ मेडिकल ऑफिसर के रूप में जो है आपके एक्सेप्ट कर लिए गए, जो आपका एबिएटो ग्रेसो क्रॉनिकली सिक के लिए हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल के अंदर में, तो फिर उन्होंने जो है आपका उस हॉस्पिटल के एक छोटे से किचन में जो है आपका नर्वस सिस्टम के लिए इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर दिए। और फिर जो है वो जो आपका हॉस्पिटल का जो किचन था वो आपका धीरे धीरे जो है आपका आकर के आगे लेबोरेटरी के रूप में चेंज हो गया। ठीक है, आगे बताया जा रहा है हाउएवर द वर्क ऑफ ग्रेटेस्ट इंपोर्टेंस, एक सेकेंड, आगे बताया जा रहा है हाउएवर द वर्क ऑफ ग्रेटेस्ट इंपोर्टेंस which Golgi carried out was revolutionary method of staining individual nerve and cell structures. This method is referred to as the black reaction। तो आगे बताया जा रहा है कि हालांकि इनका जो सबसे महानतम मतलब सबसे जो महान इम्पोर्टेंस था इनके काम का, जो कि गोल्जी एपरेटस ने किया, वो जो नर्व या फिर जो है आपके सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको स्टेनिंग करने का रिवोल्यूशनरी तरीका था, और वो तरीका जो है आपका ब्लैक रिएक्शन के नाम से जो है जाना जाता है। आगे बताया जा रहा है कि दिस मेथड यूजेज अ वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड इज पार्टिकुलरली यहाँ पे एक कुछ दिक्कत हो गया था जिसकी वजह से नेटवर्क की वजह से जो है आपका सही से नहीं हो पाया रिकॉर्डिंग। तो 1 मिनट में बता रहा हूँ। चलो, तो मैं बता रहा था दिस मेथड यूजेज अ वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड इज पार्टिकुलरली वैल्यूएबल इन ट्रेसिंग द प्रोसेस
एंड मोस्ट डेलिकेट क्या चीज दिया हुआ, एक सेकेंड, कोई दिक्कत, 1 मिनट वेट कर। कुछ दिक्कत आ रहा था जिसकी वजह से कि मुझे छोड़ना पड़ा बीच में। एक बार फिर से हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं। तो शायद मैं, हाँ, ब्लैक रिएक्शन के बारे में मैंने बता दिया था। आगे हम लोग बात करते हैं। दिस मेथड यूजेज अ वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड इज पार्टिकुलरली वैल्यूएबल इन ट्रेसिंग द प्रोसेसेस एंड मोस्ट डेलिकेट ramifications of cells. All through his life, he continued to work on these lines, modifying and improving this technique. Golgi received the highest honor and award in recognition of his work. He shared the Nobel Prize in 1906. तो यहाँ पे आप सभी को बताया जा रहा है कि ये जो ब्लैक रिएक्शन जो मैंने प्रोसेस आपको मेथड बताया था, ये जो मेथड है इसके अंदर में एक वीक सॉल्यूशन यानी कि नाइट्रेट, सॉरी, सिल्वर नाइट्रेट का जो आपका एक वीक सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। ठीक है, खास करके जो है ये क्या बोल सकते हैं, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि खास करके जो है ये आपका पार्टिकुलरली आपका जो है वैल्यूएबल होता है प्रोसेस के अंदर में ट्रेस करने के लिए। ठीक है, और जो सेल होते हैं उनके जो है आपके डेलिकेट यानी कि नाजुक नाजुक जो आपके उप शाखाएं होते हैं उन सभी को ट्रेस करने में, और जो सेलों के अंदर में जो प्रोसेस होते हैं यानी कि जो आपके जो क्रियाएं होती हैं उन सभी को ट्रेस करने में, यानी कि इन्होंने जो तरीका बताया था जो कि काफी रिवोल्यूशनरी मेथड था, स्टेन का यूज करके नर्व सेल या फिर जो सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सभी को पहचानने का, जानने का, सिल्वर नाइट्रेट नाम के जो है आपके वीक सॉल्यूशन का यूज करके, खास करके जो है आपके सेलों के अंदर में जो डेलिकेट यानी कि नाजुक जो आपके उप शाखाएं होते हैं सेल के, जिसको कि आज हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जान रहे हैं, या फिर कुछ और भी जो है चीजें होती हैं, जैसे कि बात करेंगे तो उसमें जो है आपके दूसरे जो है मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो उन सभी के बारे में और साथ साथ उनके अंदर जो प्रोसेस होते हैं उन सभी को ट्रेस करने में जो है ये आपका ब्लैक रिएक्शन काफी मददगार साबित होता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि इन्होंने अपने पूरे जीवन के अंदर में जो है इन्हीं सभी लाइनों के ऊपर जो है अपना काम किया और मॉडिफाई करते रहने, यानी कि जो टेक्निक उन्होंने दिया था उसको और इम्प्रूव और मॉडिफाई करने का इन्होंने प्रयास किया। और गोल्जी को जो है आपका, यानी कैमिलो जो गोल्जी थे, उनको जो है हाईएस्ट ऑनर और उनके जो काम थे उनको सम्मान के रूप में जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया है। और आगे बताया जा रहा है कि 1906 में, एक सेकंड उसको मैंने पढ़ के पहले सुना भी दे रहा हूँ। ही शेयर्ड द नोबेल प्राइज इन 1906 विद सैंटियागो रोमोनी काजोल फॉर देयर वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर का जो उनका काम रहा है उस काम के लिए जो है इनको सैंटियागो रोमरी काजोल के साथ में उनको 1906 में जो है आपका नोबेल प्राइज दिया गया है। अब जो है हम लोग कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि गोल्जी एपरेटस के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है इट कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स, सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। अब चलिए इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे सिस्टर्नी के बारे में बताया जा रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ a stack of 4 to 8 membrane bound sac like structures. It held parallel and lies one above the other. The cisternae are curved like shallow bowls, showing one face as convex and other face as concave. The convex side is called शीश फॉर्मिंग, या फिर कह सकते हैं हम लोग proximal face that lies towards the cell membrane. The concave side is called trans or maturing or distal face that lies towards the nucleus. Cisternae are filled with lumen
called cisternal lumen. The forming phase receives secretory materials which are pinched off from SER. तो यहाँ पे आप सभी को बताया जा रहा है कि ये जो सिस्टर्नी होता है ये आपका जो है मेम्ब्रेन से यानी कि झिल्लियों से घिरे हुए आपके जो है सैक के जैसे स्ट्रक्चर के जो है आपके 4 से 8 ढेर होते स्टेक्स होते हैं, यानी कि जो आपके ढेर होते हैं। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया कि सिस्टर्नी जो होता है वो आपका 4 से 8 मेम्ब्रेन से घिरे हुए सैक यानी कि थैलियों जैसा जो आपका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो है आपका पैरेलल होता है जो कि एक के ऊपर एक लगा रहता है यानी कि रहता है। सिस्टर्नी जो होते हैं वो जो है आपके कर्व्ड होते हैं, यानी कि उनके दोनों किनारों पर अगर देखा जाएगा तो वहां पर जो है ये आपके जो है सैलो होते हैं। ठीक है, और आगे ये भी बताया जा रहा है कि सैलो जो बाउल्स होते हैं जो कि कर्व होते हैं, ठीक है, सिस्टर्नी के दोनों तरफ में, और साथ ही इनका एक जो फेस होता है वो कॉन्वेक्स होता है जबकि दूसरा जो फेस होता है वो कॉन्केव होता है। अब ध्यान दो कि ये जो कॉन्वेक्स साइड है इसको हम लोग सीस फेस या फिर सीस फॉर्मिंग कह सकते हैं, या फिर इसको जो हम लोग प्रॉक्सिमल फेस के नाम से भी जानते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के तरफ में होता है, ये ध्यान रखना है। और दूसरा जो फेस है वो है कॉन्केव साइड, और ये जो कॉन्केव साइड होता है इसको हम लोग ट्रांस या फिर मैच्योरिंग या फिर डिस्टल फेस कहते हैं जो कि न्यूक्लियस की तरफ में होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इन दोनों का काम क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो सिस्टर्नी होता है ये आपका ल्यूमेन से भरा होता है और उसको हम लोग सिस्टर्नल ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो दो फेस बताया था इसका काम क्या होता है। तो देखो, ये जो आपका फॉर्मिंग फेस होता है जिसको कि हम लोग जो है आपका सीस फेस भी कहते हैं, एक सेकेंड सॉरी, जो ये आपका ये जो फॉर्मिंग फेस है, ठीक है, जो कि आपका जो है कॉन्वेक्स फेस यानी कि सीस फेस के भी नाम से जाना जाता है या प्रॉक्सिमल फेस के भी नाम से जाना जाता है। तो ये आपका क्या करता है कि सेक्रेटरी जो मटेरियल्स होते हैं उन सभी को रिसीव करता है और फिर जो है उसको SER यानी कि जो आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसको पिंच्ड ऑफ कर देता है, यानी कि जो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग वेसिकल्स के बारे में। तो वेसिकल्स के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, एक मिनट। These are a small sacs found attached at the end of tubules. There are two types, coated and smooth vesicles. The smooth vesicles have a smooth surface containing secretory substance and so are called secretory vesicles. The coated vesicles have rough surface. It carries materials to and from cisterny Gaussian वैक्यूल्स। तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये आपके छोटे छोटे आपके जो है सैक होते हैं, ठीक है, जो कि आपके जो है ट्यूब्यूल के इंड में अटैच्ड हुए पाए जाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक कोटेड होता है और दूसरा जो है आपका स्मूथ वेसिकल्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जाए कि स्मूथ जो वेसिकल्स होता है इसका जो सरफेस है वो स्मूथ होता है जिसमें कि आपके जो है सिक्रेटरी सबस्टांसेज पाए जाते हैं और इसलिए जो है इन सभी को हम लोग सिक्रेटरी वेसिकल्स कहते हैं। और जो कोटेड वेसिकल्स होता है इसका जो सरफेस होता है वो रफ होता है। ठीक है, और ये जो है आपका जो सिस्टर्नी गॉल्जियन वैक्यूल्स होता है उसमें से पदार्थ को और फिर उससे बाहर की तरफ में और उसी की तरफ में जो आपका पदार्थों को कैरी करता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वैक्यूल्स आपको समझ में आ रहा है। और अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में। तो वैक्यूल्स के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉन्केव फेस ऑफ गोल्जी बॉडी। इट हैज ग्लैंडुलर सबस्टेंस कंटेनिंग हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। वैक्यूल्स विद हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम एक्ट एज लाइसोसोम। तो वैक्यूल्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो आपका वैक्यूल है ये आपका गोल्जी बॉडी के कॉन्केव फेस से जो है आपका बनता है और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इसके अंदर में जो आपका ग्लैंडुलर सबस्टेंस होता है जो कि हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होता है
और ध्यान दो कि जिस वैक्यूल के अंदर में हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होते हैं वो आपका लाइसोसोम कहलाता है, या फिर वो लाइसोसोम की तरह ही काम करता है। तो लाइसोसोम की तरह काम करेगा, जाहिर सी बात है वो लाइसोसोम है ही। अब बात करेंगे हम लोग गोल्जी एपरेटस का काम क्या होता है। तो यहाँ पर आप सभी को बताया जा रहा है गोल्जी एपरेटस के काम के बारे में कि पहला है आपका इट हेल्प्स टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स बाय कंबाइनिंग प्रोटीन्स विद कार्बोहाइड्रेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका जो पहला काम है वो है ग्लाइकोप्रोटीन को बनाना, प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट के साथ में जोड़ करके कंबाइन करके, इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया है, जो कि आपका गोल्जी बॉडी का मेन काम है। दूसरा काम यहाँ पे बताया जा रहा है द मेजर फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज सिक्रीशन, द सिक्रेटरी प्रोडक्ट इंक्लूड स्वेट, टीयर्स, म्यूकस, डाइजेस्टिव सिक्रीशन, सलाइवा, स्लाइम, वेक्स एटसेट्रा। तो दूसरा जो मेन काम है गोल्जी एपरेटस का वो है सिक्रीशन। तो सीक्रेट मतलब कि ये जो है आपके इनके द्वारा जो गोल्जी एपरेटस के द्वारा जो सीक्रेट किए जाते हैं उन प्रोडक्ट्स के अंदर में स्वेट आ जाएंगे, टीयर्स आ जाएंगे, म्यूकस आ जाएगा, डाइजेस्टिव सिक्रीशन और सलाइवा, स्लाइम और वेक्स वगैरह आ जाएंगे इनके सेक्रेटरी प्रोडक्ट के रूप में। तीसरा काम है इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड, यानी कि जो है ये लिपिड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ये तीसरा काम हो गया गोल्जी एपरेटस का। चौथा काम है इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम, यानी कि जो है लाइसोसोम को बनाता है। जैसा कि आपने अभी भी देखा था कि जिस वैक्यूल्स के अंदर में जो आपका हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं वो आपका जो है काम करता है लाइसोसोम की तरह, यानी कि वो लाइसोसोम ही बन गया होता है। नेक्स्ट पांचवा काम है इट हेल्प्स टू फॉर्म मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स बनाने में जो हेल्प करता है। और छठा काम है इट हेल्प्स टू फॉर्म लिपोप्रोटीन बाय कंबाइनिंग लिपिड्स एंड प्रोटीन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिपोसाइलेशन, यानी कि जो है ये हेल्प करता है लिपोप्रोटीन को बनाने में, लिपिड को प्रोटीन के साथ में जोड़ करके। इस प्रोसेस को हम लोग लिपोसाइलेशन कहते हैं। और सातवां काम है सातवां काम है इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, यानी कि ये हार्मोन्स को बनाने में भी हेल्प करता है। अगला आठवां काम है इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, यानी कि वेसिकल्स के अंदर में प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन और स्टोरेज के रूप में भी ये काम करता है। तो चलिए आपने अभी जाना कि गोल्जी एपरेटस का क्या काम होता है। अब हम लोग जानते हैं कि लाइसोसोम क्या होता है और इसका काम क्या होता है। हालांकि आप लोग तो ये जान चुके हो कि इसका मेन काम डाइजेशन होता है। आगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इट वाज डिस्कवर्ड बाय बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट क्रिश्चियन डी डबे इन 1949। द टर्म लाइसोसोम was derived from the Greek word lysis which means destruction and soma which means body। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो लाइसोसोम है वो एक बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया था 1949 में। उनका नाम है क्रिश्चियन डी डवे। और ये जो टर्म है लाइसोसोम ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ग्रीक वर्ड से। एक है लाइसिस, लाइसिस का अर्थ है डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश, उसका जो आपका खात्मा, समाप्ति। और सोमा का अर्थ होता है आपका जो है बॉडी, यानी कि समाप्त करने वाला बॉडी, डिस्ट्रक्ट करने वाला, विनाश करने वाला बॉडी। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। तो लाइसोसोम के बारे में आगे बताया जा रहा है लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, इट ऑकर्स इन एनिमल सेल, foreign materials entering the cell such as bacteria or food as well as old organelles end up in the lysosome which break them up into small pieces. This is because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic materials। तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि लाइसोसोम जो होते हैं वो सेल के एक प्रकार के जो है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होते हैं। ठीक है, और ये जो है एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो बाहरी मटेरियल्स होते हैं जो कि सेल के अंदर में इंटर करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या फिर फूड हो गया, साथ ही साथ जो ओल्ड ऑर्गेनल्स होते हैं वो सभी जो है आपके लाइसोसोम के अंदर में ही खत्म होते हैं, जो कि
ब्रेक डाउन कर देता है बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर में। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो लाइसोसोम होते हैं इनके अंदर में जो है बहुत ही शक्तिशाली डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं जो कि सभी ऑर्गेनिक मटेरियल्स को जो है ब्रेक डाउन करने में केपेबल होता है, उनको जो है तोड़ने में, उनको जो है आपका डिस्ट्रक्ट करने के लिए केपेबल होता है। आगे आप सभी को यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्हेन द सेल गेट्स डैमेज लाइसोसोम्स में burst and enzymes digest their own cell, therefore lysosomes are also known as the suicide bags or suicidal sac of the cell of a cell. Since they remove cell debris, it is also called cellular housekeepers, scavengers and demolition squads. तो यहाँ पे आप सभी को आगे बताया जा रहा है कि जब सेल जो है वो डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम क्या होता है कि फट जाता है और उसमें के सारे एंजाइम जो है वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड बैग या फिर सुसाइडल सैक ऑफ अ सेल कहते हैं, यानी कि सेल का जो है सुसाइडल बैग या फिर सुसाइडल सेक के नाम से भी लाइसोसोम को जाना जाता है। चूंकि ये जो है आपका जो सेल डिब्रिस होते हैं उन सभी को रिमूव करता है, यानी सेल के कचड़े को रिमूव करता है, इसलिए इसको हम लोग सेलुलर हाउस कीपर या फिर एस्केवेंजर या फिर जो आपका डिमोलिशन स्क्वाड भी कहते हैं। तो ये इसके कुछ नाम है और क्यों है ये मैंने समझाया, और इसको जो है आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। और इसका स्ट्रक्चर कुछ खास नहीं, बस सिंपल सा होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर एक आपका जो है सैक है जिसके अंदर में कि बहुत सारे एंजाइम है। बस ये सिंपल स्ट्रक्चर आप लोगों को ध्यान रखना है लाइसोसोम का। चलिए आगे हम लोग कुछ और भी चीजें स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है स्ट्रक्चरली लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER। द साइज ऑफ द लाइसोसोम वेरीज फ्रॉम 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर, सॉरी नैनोमीटर। यहाँ पे जो है एन छूट गया है। द मेम्ब्रेन अराउंड द लाइसोसोम अलाउज द डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू वर्क एट 4.5 pH. Some important enzymes include lipase that digest lipids, proteases that digest proteins, in nucleases that digest nucleic acids, carbohydrates that digest carbohydrates, and phosphatase that digest phosphoric acid monoesters. The enzymes in lysosomes produced in endoplasmic reticulum and are then transported and processed through Golgi body. तो यहाँ पे आप सभी को बताया जा रहा है कि संरचनात्मक रूप से देखें तो लाइसोसोम जो है वो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक थैली जिसमें कि बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं होता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि ये जो एंजाइम है ये रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। और आगे इसके साइज के बारे में बताया जा रहा है कि लाइसोसोम का जो साइज होता है वो वेरी कर सकता है 0.1 से लेकर के 0.2 नैनोमीटर तक। ठीक है, और आगे यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि मेम्ब्रेन से घिरे हुए ये जो आपका लाइसोसोम होता है उसके चारों तरफ में जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वो आपका जो है डाइजेस्टिव एंजाइम को 4.5 pH वैल्यू पर जो है आपका काम कर रहा है, यानी कि जो है आपका काम करने के लायक उसको अलाउ करता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण जो एंजाइम जो कि लाइसोसोम के अंदर में होते हैं उसमें शामिल है लिपेज जो कि लिपिड को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीओजेज जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और न्यूक्लिएजेज जो कि न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है, और कार्बोहाइड्रेजेज जो कि डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, और इसके अलावा होता है आपका जो है फास्फेटेज। तो फास्फेटेज जो होता है वो आपका जो है डाइजेस्ट करता है फास्फोरिक एसिड मोनोस्टर्स को। और एंजाइम एक सेकेंड और ध्यान दो कि लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं वो आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में बनते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में बनाए जाते हैं, और फिर वहां से इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है
गोल्जी बॉडी के द्वारा पैकेज करके, ठीक है, लाइसोसोम के रूप में, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसका जो है काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है गोल्जी बोल रहा हूँ, लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम का जो काम है वो आप सभी के स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो। पहला यहाँ पे काम बताया जा रहा है कि लाइसोसोम हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल। तो लाइसोसोम का जो काम है वो ये है कि ये जो है आपका जो सेल होता है उसको क्लीन करने का काम करता है, डाइजेस्ट करके जो भी चीजें फॉरेन मटेरियल्स हो, चाहे जो वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो खराब सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उन सभी को जो है आपका ये डाइजेस्ट करके क्लीन करने का काम करता है। और दूसरा काम है इट प्रोटेक्ट्स साइटोसोल फ्रॉम डिग्रेडिंग एंजाइम्स, यानी कि जो है ये, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे दूसरा काम बताया गया है इट प्रोटेक्ट्स साइटोसोल फ्रॉम डिग्रेडिंग एंजाइम्स, यानी कि डिग्रेडिंग एंजाइम से जो है साइटोसोल को ये आपका जो है बचाता है, साइटोप्लाज्म को जो है बचाता है। आगे तीसरा काम है इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फॉरेन बैक्टीरिया दैट इन्वेड अ सेल, यानी कि जो है ये जो बाहरी आक्रमणकारी जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेल के अंदर में प्रवेश करते हैं, उनसे जो है ये सेल को बचाता है। और चौथा काम है, एक मिनट, तो कुछ दिक्कतें आ रही थी। चौथा काम है इट, एक मिनट वेट करो, चलो, तो यहाँ पर जो है चौथा काम बता रहा हूँ, इट ऑल्सो डाइजेस्ट माइक्रोमोलिक्यूल्स बाई इनगल्फिंग सॉलिड पार्टिकल्स एंड ऑब्जर्व मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटर साइड ऑफ सेल। तो यहाँ पे ये भी बता रहा है कि सेल के बाहर से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करके, और साथ साथ जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको जो है निगल करके जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट भी करता है, ठीक है। और पांचवा आपका जो काम है वो है इट सर्व्स एज ए इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हेंस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स। तो यहाँ पे ये भी इसका काम बताया जा रहा है कि पांचवा जो इसका काम है वो है इंट्रासेलुलर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके रूप में ये काम करता है, यानी कि सेलों के बीच में जो है ये आपका डाइजेशन का काम करता है, और इसलिए इसको जो हम लोग डाइजेस्टिव बैग का नाम दिए हुए हैं, संज्ञा देते हैं। अब हम लोग जो है पेन पेपर टेस्ट नंबर 14 करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व राइबोसोम, पहला आदमी जो कि राइबोसोम्स को देखा था वो कौन था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हु प्रपोज द टर्म राइबोसोम्स, यानी कि राइबोसोम जो टर्म है उसको किसने प्रतिपादित किया, प्रपोज किया। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, तो राइबोसोम के दो ठो सब यूनिट होते हैं, उनका आपको एक्सप्लेन करना है। चौथा क्वेश्चन है गिव द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम्स का काम बताना है। और पांचवा क्वेश्चन है व्हाट आर द आउटर नेम्स ऑफ गोल्जी बॉडी, तो आउटर नहीं, अदर, मुंह से गलती से निकल गया। पांचवा क्वेश्चन था व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ गोल्जी बॉडी, यानी गोल्जी बॉडी के दूसरे नाम क्या है ये आपको बताना है पांचवे क्वेश्चन के अंदर। छठा क्वेश्चन है हु आइडेंटिफाई गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी को पहली बार किसने पहचाना। और सातवां क्वेश्चन है व्हाट आर डिक्टियोसोम, तो डिक्टियोसोम क्या होता है ये सातवां क्वेश्चन। और आठवां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी का जो है आपको कंपोजिशन बताना है कि ये किन से मिलके बना होता है। ये था आपका जो है आठवां क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग नौवां क्वेश्चन। तो नौवां क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी को बताया जा रहा है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी एज सीन इन प्लांट एंड एनिमल, तो एनिमल सेल्स, तो एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के अंदर में जो गोल्जी बॉडी दिखता है उसके स्ट्रक्चर को आप लोग को एक्सप्लेन करना है। और 10वां क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गोल्जी बॉडी, यानी गोल्जी बॉडी के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ये आपको बताना है। और 11वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ गोल्जी बॉडी विद नीट स्केच, तो एक साफ सुथरे स्केच के द्वारा जो आपका गोल्जी बॉडी के कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है। और 12वां क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी, यानी कि गोल्जी बॉडी के क्या काम होते हैं। और 13वां नंबर क्वेश्चन है वो है हु डिस्कस्ड लाइसोसोम, यानी कि किसने जो है लाइसोसोम के बारे में डिस्कस किया था, डिस्कवर किया था। गलती से जो यहाँ पे कुछ दिक्कतें हो रही है जिसकी वजह से कि
मैं भी सही से नहीं उच्चारण कर पा रहा हूँ। 13वां नंबर क्वेश्चन है वो है हु डिस्कवर्ड लाइसोसोम, यानी कि किसने जो है आपका लाइसोसोम को डिस्कवर किया, ये 13वां नंबर क्वेश्चन है। 14वां नंबर क्वेश्चन था व्हाई इज लाइसोसोम कॉल्ड सुसाइडल बैग, यानी कि लाइसोसोम को क्यों हम लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं, ये आपको बताना है 14वें नंबर क्वेश्चन में। 15वां नंबर क्वेश्चन है गिव द कंपोजिशन ऑफ लाइसोसोम, यानी कोई लाइसोसोम का जो है आपको कंपोजिशन बताना है। और 16वां नंबर क्वेश्चन है व्हाई इज लाइसोसोम कॉल्ड डिमोल्यूशन स्क्वाड, यानी डिमोल्यूशन स्क्वाड लाइसोसोम को क्यों कहते हैं, ये आपको बताना है 16वें नंबर क्वेश्चन में। और 17वां नंबर और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका मेंशन द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, यानी कि लाइसोसोम का आपको काम बताना है। सो इस तरीके से आज का जो वीडियो लेक्चर है वो समाप्त होता है। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, और आपसे मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो लेक्चर में कुछ दिक्कतें आई हैं, जिसकी वजह से कि इस वीडियो लेक्चर, ये जो वीडियो लेक्चर है उसमें जो मैंने आप सभी को एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उस एक्सप्लेनेशन में जो कुछ दिक्कतें आई है, यानी कि मैं अच्छे तरीके से अगर नहीं समझा पाया हूं, तो आप लोग कमेंट में आप बोल सकते हो कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया है इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, तो मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो लेक्चर आपको बना दूंगा। क्योंकि मैं खुद ही महसूस कर रहा हूँ कि कुछ नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से और कुछ दूसरे जगह से फोन वगैरह आने की वजह से जो है मुझे दिक्कत हो रहा था बार बार, जिसकी वजह से कि इस वीडियो लेक्चर को मैंने उतने अच्छे तरीके से शूट नहीं कर पाया। और साथ ही साथ ये जो बीच में डिस्टरबेंस हो गया, जिसकी वजह से कि मैं बाद में भी सही वर्ड को भी सही से मैं उच्चारण नहीं कर पा रहा था। जैसे कि कहीं भी हमको जो है डिस्कवर बोलना होता था तो वहां पर मेरे मुंह से जो है कभी कभी आपका जो है डिस्क्राइब निकल गया था। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जो है उन सभी बातों को केयर नहीं करोगे। और साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग अपने नोटबुक में तैयार करके रखें, जब स्कूल खुलेगा तो चेक किया जाएगा और यहीं से जो है आपके क्वेश्चन टर्मिनल एग्जाम में, पीरियडिक एग्जाम में जो है आपके पूछे जाएंगे। सो अगेन थैंक यू वेरी मच।